आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टी कई प्रकार की होती हैं। हमने भारत की मिट्टी को 8 प्रकार में बांट दिया है, 8 प्रकार में बांट दिया है। मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियाँ कई प्रकार की हैं। कहीं आपने देखी काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, कहीं दोमट, कभी रंगीली, कभी पीली, कभी जलोढ़, बलुई, ये सब मिट्टियाँ के प्रकार है ना। अब ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में, किस किस जगह पाई जाती हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी जानकारी को हम तुम्हारे साथ साझा करेंगे। पहले आते मिट्टी की संरचना, मिट्टी बनी कैसे। सबसे पहले बना पत्थर, पत्थर से जो टकरा कर टूट कर पत्थरों से जो रोरी बन गई ना, रोरी से फिर कंक्रीट हो गई, वो कंक्रीट भी टूटे, फिर हो गई वो बालू, और बालू के साथ अगर जो गाद मिल गई, गाद बोलते हैं ना, गाद, चिकनी मिट्टी, तो वो कैसी हो गई, जलोढ़। अब ऐसे ही कहेंगे सबसे पहले क्या था हमारा यहाँ पर बजरी, बजरी से बनी बालू, बालू से बनी और चिकनी मिट्टी मृतिका, मृतिका से बनी बाद में गाद। इन सबको मिलाकर बना दिया हमने क्या, मिट्टी, या फिर बोल सकते हैं हम हिंदी में मृदा। मिट्टी की संरचना इस प्रकार थी। ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस के बारे में बता दूं, जो आपकी खाद होती है, खाद, खाद बोलते हैं ना, जैसे सड़ा हुआ कोई अवसाद, उससे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस जैसे कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर, सबका गोबर, जो सड़ा गला होता है, उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमस। अरे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, खाद, वही खाद है ह्यूमस। तो मिट्टी के प्रकार की बात करें तो मिट्टी कई प्रकार की होती है, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, शुष्क, लवड़ी, पिटमय और वन मिट्टी। कितने प्रकार हो गए, 8 प्रकार। 8 प्रकारों में हमने बांट दिया है इसको, मिट्टी को। दिख रही है ना, काली है, पीली है, लाल है, और ये बलुई है, भूड़ मिट्टी बोल देते हैं इसे। तो अब आज यही पढ़ेंगे किस मिट्टी में किसकी प्रचुरता है और किसी की कमी है। अम्लीय मिट्टी बोल सकते हैं या फिर इसे क्षारीय मिट्टी बोल सकते हैं। 2 मिट्टियाँ होती हैं, एसिडिक और अल्काइन। ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मृदा अपरदन किस प्रकार होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया, नाइट्रोजन ऐसी कौन सी फसल करें कि नाइट्रोजन उस खेत में बढ़ जाए, जैसे मटर, उड़द वगैरह, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो हम किस किसकी चर्चा करने वाले हैं आज, मिट्टी की संरचना, ह्यूमस, मिट्टी के प्रकार जो 8 प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के बारे में जानेंगे। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव कई प्रकार से होता है, उसके बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया यानी नाइट्रोजन खेती में कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। आगे आओ। मृदा की बात करें तो मृदा बनी कहते हो जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत क्या कहलाती है, मृदा। जो तुम्हें दिखती है ना, वहां पर क्या है, मिट्टी है। अब जैसे कहीं देखते हो ना, बोलते हैं यहाँ पर तो बालू बालू है। मान लो वृंदावन जाओ रबड़ देती पर, तो वहाँ क्या बोलते हैं उस रबड़ देती में, बालू है। वहाँ पर कहते हो मिट्टी है, लेकिन है तो मिट्टी, लेकिन वो कैसी है, बालू। अब जैसे कहीं लाल खेती होती है, कहीं लाल मतलब लाल जमीन होती है, वहाँ पर बोलते हैं आप भूड़ है, ये कैसी है, भूड़ है। तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी है, तो मालूम पड़ जाती है ना ये मिट्टी कैसी है। उस मिट्टी के नाम आज हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी बनी कैसे, इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। अब बात करेंगे खनिज, यही मिट्टी बनने, अंततः तो आदमी भी मिट्टी ही बनना है। पौधे सूखेंगे, सड़ेंगे, दीमक खाएगी और क्या बनेंगे, मिट्टी। कितना आदमी कितना ही बलवान हो जाए, लेकिन मिलना मिट्टी में पड़ेगा उसे। गैस भी कहाँ तक जाएगी, उड़ेगी, आएगी, फिर मिट्टी बनेगी, फिर से बनेगी, फिर जाएगी, आएगी, फिर मिट्टी बनेगी। पानी, ये अलग है सिस्टम इसका। जीव और जंतु ये भी सड़े गलेंगे, क्या बनेंगे, मिट्टी बनेंगे। अवशेषों से प्राप्त होती है। मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे कह सकते हो मृतिका यानी मिट्टी या चिकने कण। जैसे तालाब वाला होते हैं ना, उसके अंदर जो चिकनी मिट्टी निकलती है, गाँव में जो निकल के लेके आते थे पहले, जो हमारे जो पीढ़ी निकल गई, वो क्या करती थी कि जैसे तालाब थे, पोखर थी, उनमें से मिट्टी लाई चिकनी, उनसे मकान बनाया करते थे, मकानों पर प्लस्तर हुआ करता था। तो वो होती थी चिकनी मिट्टी, तो चिकनी होती थी और चिकनार से वो चिपक जाती थी। गाद, गाद में मतलब चिकनी मिट्टी बालू में मिला दो, वो क्या बन जाएगी, गाद। बालू और बजरी, सबसे बड़ी बजरी, फिर बालू, फिर गाद, फिर चिकनी मिट्टी। जिसके कण सबसे ज़्यादा छोटे हों वो है तुम्हारी चिकनी मिट्टी। बजरी कैसी थी, थोड़ा बड़ी बड़ी थी ना, बालू जैसे मोटी बालू आती ना, वैसे बजरी। उससे फिर महीने बालू जो नहरों और उसमें निकलती हैं, नदियों में। उसके बाद में मृतिका, उससे भी पतली, उससे भी पतली गाद, उससे मिलकर बनती है तुम्हारी मृदा। तो मृदा कितने प्रकार की होगी, अभी मृदा बनने के तरीके अमूमन 4 प्रकार हो गए। कणों के आकार से इनका क्रम देखे जाए तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, मृतिका, फिर उससे भी बड़ा और बालू से बड़ा बजरी, सबसे छोटी, उससे बड़ी और
उससे बड़ी आकार में। तो आकार में सबसे छोटा क्या होता है? मृत्तिका, यानी चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं। मृत्तिका को दूसरा नाम दे सकते हैं आप चिकनी मिट्टी। जिस कण का आकार जितना छोटा है उतना पानी सूखने की उसमें क्या होती है? क्षमता। मान लो जैसे तैसे पानी जा पाता है, जितनी मेहनत से उसमें पानी गया है उतनी ही मेहनत लगेगी ऊपर आने में। अब बालू है, बालू पर 2 बाल्टी पानी डाल देना, तुरंत गायब, चला जाएगा और 1 दिन नहीं कटेगा, नीचे भी पानी नहीं, भाव बनकर ऊपर। अब चिकनी मिट्टी में क्या है कि 10 दिन में तो जाएगा और 20 दिन में आएगा ऊपर। तो सबसे ज़्यादा पानी का भंडार रखने वाली मिट्टी है तुम्हारी चिकनी मिट्टी। ऐसे काली मिट्टी भी होती है, वो चिकनी होती है काली मिट्टी, इसीलिए काली मिट्टी भी कैसी होती है? अधिक पानी सोखने वाली, अधिक पानी रखने वाली काली मिट्टी। तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता मृत्तिका में होती है, यानी चिकनी मिट्टी में होती है। पानी ले तो जा सकती है लेकिन ऊपर नहीं भेजेगी। तो इसीलिए ऐसे चिकनी मिट्टी में जो फसलें होती हैं ना, तो ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, लंबे समय तक चाहिए। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि धान कर दो उसमें, मतलब ज़्यादा समय तक पानी चाहिए तो चिकनी मिट्टी है। धान वाने की खेती भी ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में होती है। बोर्ड में कर सकते हो आप, बलुई खेतों में कर सकते हो, धान नहीं कर सकते, एक चिकनी मिट्टी में कर सकते हैं क्योंकि उसमें पानी क्या रहता है? नीचे भी रहता है और खट से पीती भी नहीं और खट से ऊपर बाष्पीकरण भी नहीं होने देती चिकनी मिट्टी। ह्यूमस की बात करें, जो ह्यूमस है ना, ये जो ये सड़ा रहा है, ये क्या है? सड़न है, किसी अवसाद की सड़न है। मान लो यहाँ पर कोई ऐसी चीज डाली हमने, उसे सड़ा दिया, गला दिया, वो क्या बन गया? ह्यूमस। गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है जिसे हम खाद बोलते हैं। बैसाख के महीने में आप खेतों में जो डलवाते हैं ना अवसाद, गऊ भैंस का जो होता है मल, उसे डलवाते हैं, वही है ह्यूमस। पेड़ पौधे पत्तों सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे भी ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस कई प्रकार से आप बना सकते हैं। ह्यूमस क्या है? जैसे पेड़ के पत्ते गिरे, पतझड़ होता है फरवरी और मार्च के महीने में, पत्ते गिरे, पत्तों को इकट्ठा कीजिए, उसकी जड़ से लगा दो और उस पर पानी डालना शुरू कर दो। 10-20 दिन तक उसमें पानी डालो, वो सड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ह्यूमस। ऐसे इन पत्तियों की जो खाद बना दे, केरल में आप जाओगे तो केरल में एक सिस्टम है, वहाँ क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर दूध लेते हैं तो दूध की जो थैलियाँ है ना छोटी छोटी, उनमें मिट्टी भरेंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ों के नीचे पेड़ रख देंगे, ठीक है, शोभा के लिए। उन का भी यूज करना जानते हैं। अब जैसे उनके घर से कचरा जाता है तो केला अलग रखेंगे, पत्तियों वाला कचरा अलग रखेंगे, प्लास्टिक अलग रखेंगे, गीला अलग, सूखा अलग। पत्तियों वाला जो मवेशी खाती है उसके लिए भेज देंगे, जो केले वाला है उसका अवसाद बनाएंगे सड़ाकर उसका। अब जो पेड़ की पत्तियां गिर जाती है उसको झाड़ कर पेड़ के नीचे लगाकर उस पर पानी मारना शुरू करेंगे रोज। उससे क्या होगा? वो पत्तियां सड़ेंगी और पेड़ को नमी वो मिलेगी। नीचे ह्यूमस क्या करता है? जमीन को नमी देता है, पुलाई रखता है ना उसमें, तो उसमें क्या रखता है? पानी सोखने की क्षमता रखता है। हम खेतों में खाद डालते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी पानी का क्या कर सके? पानी अपने पास रख सके वो मिट्टी, ताकि फसलों को पानी जड़ों में मिलता रहे, मतलब जड़ों में पुलाई रखें। पुलाई का मतलब जानते हो? खोखली, थोड़ा सा खाली एरिया रखे अंदर, इसलिए हम ह्यूमस को मिलाते हैं। तो ह्यूमस कितनी चीज़ों को, पेड़ पौधे पत्तों और सूक्ष्म जीव सड़ा गलाकर जो बनाए जाते हैं वो क्या बनाते हैं? ह्यूमस। तो ह्यूमस बनाने के कितने प्रकार थे? ये भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हमें खेतों में ह्यूमस डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि ह्यूमस की कमी है हमारे यहाँ पर, जमीन ठोस न हो, जमीन में पुलाई रहे, इसलिए हम क्या डालते हैं? ह्यूमस डालते हैं। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग होती है और ह्यूमस मिट्टी में नमी को बनाए रखने का काम करता है। नमी का मतलब पुलाई रखेगा तो नमी तो रहेगी, और ठोस मिट्टी होगी नहीं तो पानी जाएगा, और जाएगा तो फिर उस जड़ों को नहीं मिल पाएगा। उस मिट्टी को खोखला रखने के लिए हम ह्यूमस की उसमें मात्रा मिला देते हैं मिट्टी में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांट दिया है। वो 8 भाग इस प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्रम भी लगा दिया उसी हिसाब से। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी बोल सकते हैं, लेटेराइट, शुष्क मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी। वन मिट्टी क्या है? जो पतझड़ से बनाई जाती है, पतझड़ से, उसमें ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है वन मिट्टी में। जहाँ पर वन जंगल होते हैं ना, उसके नीचे जो पत्ते गिरते रहते हैं वो, उसमें क्या है? उर्वरक बढ़ जाता है। तो वन मिट्टी, तो जैसे ये जो तुमने ह्यूमस देखा, ह्यूमस की पहचान है, जैसे ह्यूमस हमने डाल दिया जमीन में, तो ह्यूमस का काम क्या है? जैसे जमीन को क्या कर दिया उसने? थोड़ी पुलाई दे दी। अब जो जड़ें जाएंगे तो जड़ें आसानी से क्या बना लेंगी? अपनी जड़ें क्या बना लेंगी? अपनी उसमें मिट्टी में जगह बना लेंगी। जब जगह जगह तक जगह बना लेंगी तो ये पानी भी लेंगे और जगह जगह मिट्टी से अपना पोषक तत्व भी लेंगी, तो पेड़ क्या करेगा? वृद्धि करेगा। इसलिए हमें फसलों में ह्यूमस की जरूरत पड़ती है। तो ह्यूमस का मतलब आप समझ में आ गया, ह्यूमस क्या था? मिट्टी में नमी बनाने के लिए ह्यूमस डालना पड़ता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, चुके हो गए, पहले ही मैंने लगा था जलोढ़, फिर काली, फिर लाल, तो ऐसे ही आगे जलोढ़ से स्टार्ट करेंगे, आगे अंत में वन तक हम
छोड़ देंगे, मिट्टी हमारी पूरी हो जाएगी। जब मिट्टी पूरी हो जाएगी तो फिर उसके अपरदन को हम रोकेंगे, क्या मिट्टी का कटाव कैसे रोकें? तो इससे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है जलोढ़ को। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है। दोमट मिट्टी की बात करें तो दोमट में बालू 4% होती है, मृतिका यानी चिकनी मिट्टी 40% और 20% होते हैं गाद, तब बनती है तुम्हारी दोमट। मतलब दो तरह की मिट्टियाँ हों, ऐसे याद कर सकते हो, दो तरह की मिट्टियाँ हों वो है दोमट, यानी 40% क्या है बालू, 40% चिकनी और 20% गाद, तो हो जाएगी तुम्हारी दोमट मिट्टी। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ को ही दोमट बोलते हैं, कछारी भी इसे ही बोलते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी है? कछारी कह दो, दोमट कह दो या फिर जलोढ़ कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें खाद नाइट्रोजन या फिर ऐसी चीज़ें कम डालनी पड़ती हैं और मिट्टियों की अपेक्षा, क्योंकि ये कैसा है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा स्थानों पर यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर बालू पुलाई रखेगी जमीन में, मृतिका है पानी को सोखेगी और गाद है सो उपज में बढ़ावा देगी। तो तीनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए ये मिट्टी ज़्यादा भी है और उपजाऊ भी ज़्यादा है। दोमट मिट्टी की देश के कुल क्षेत्रफल में लगभग 40% पर क्या करती है अपना अस्तित्व रखे हुए हैं। बाद बाकी 7 मिट्टियाँ हैं वो कितने में 60% में। तो कहते हैं ना एक में अकेला और एक में सबगर, वो ऐसा हो गया ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? जलोढ़। जलोढ़ का एरिया है सबसे ज़्यादा पड़ती है तुम्हारी यूपी में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर से निकलती चली जाएगी तुम्हारी पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम तक। इधर आओगे तो इधर ये वाली बेल्ट आएगी यहाँ पर गुजरात में ऊपर और निचले वाले हिस्से में, और ये दोनों बॉर्डरों पर, दोनों बॉर्डरों पर, मतलब इधर मेहंदगी इधर सादरी पर, दोनों पर। ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदान तक फैली हुई है। ये भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। ये आप देख रहे हो ये कौन सी मिट्टी है? दोमट। जैसे लगे ना भुरभुरी सी मिट्टी, इसमें चीका मिट्टी बोलते हैं ना, चिकनी मिट्टी, चीका, ढेल भी ना बने, बालू भी ना हो, मतलब बीच की मिट्टी हो, उसे कहेंगे दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, जिसमें फसलें अच्छी हों। आलू कर सकते हैं उसमें, आलू कर सकते हैं, या ये अधिक उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। कौन सी मिट्टी? दोमट या फिर जलोढ़ या फिर कछारी घाटी, कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की और विशेषता है कि मिट्टी में पोटाश, चूना, फास्फोरिक एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसीलिए हमें इस मिट्टी में हम खाद डाल देते हैं। गाय भैंस का जो होता है ना, तो उसे हम क्या करते हैं जब खेत खाली होता है तो उसमें मिला देते हैं, क्योंकि इसमें कमी किसकी है? ह्यूमस की कमी, इसलिए इसमें हम खाद डाल देते हैं। ये मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती की जाती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है नई जलोढ़ और दूसरी होती है पुरानी जलोढ़। जो नई जलोढ़ है वो है तुम्हारी खादर और पुरानी है वो बागर। तो खादर मिट्टी कैसे बनी? मान लो ये हिमालय से नदी निकली और नदी अपने साथ में लेके आई क्या? कंकड़ पत्थर ऊपर से, वो बना दिए तुम्हारे भावर, बड़े पत्थर नीचे से पानी निकल रहा है, ऊपर पत्थर है और नीचे से पानी निकल रहा है, वो हो गया तुम्हारा भावर। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं भावर में। ऊपर आता है तराई क्षेत्र, यहाँ पर नदियाँ ऊपर आ जाती हैं। फिर जो ऊपर आए थे उसके बाद में जो बचा बांगर। बांगर क्या है? जो बलुई मिट्टी, जो बलुई मिट्टी और क्या कहते हैं वो दोमट जिसे बोलते हैं, बलुई मिट्टी और उसमें चिकनी मिट्टी मिल जाए, वो कैसे बन जाएगी? बांगर। और बांगर को ही हम जलोढ़ बोल देते हैं। तो नई जलोढ़ कौन सी है इसमें? कौन सी वाली? खादर, ये वाली जो बाद में बालू मिल गई है उसमें और चिकनी मिट्टी मिल गई है, वो हो गई खादर। और जो पुरानी जलोढ़ है वो हो गई बागर। बागर मतलब ऊपर वाली, जिसमें फसलें नहीं हो सकती। नई जलोढ़ में फसलें अच्छी हो गई, गन्ना, गेहूँ, मक्का, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पुरानी में आप नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन के अंदर क्या चल रही है? नदी चल रही है, ऊपर क्या है? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं। तो खादर की बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ आने के कारण मिट्टी की नई परत का जवाब होता रहता है। भारी गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए ये जमीन कैसी हो जाती है? अच्छी उपजाऊ हो जाती है। ये इस प्रकार की मिट्टियों में हमेशा उर्वरता बनी रहती है, जो क्या है कि ऊपर से मिट्टी में उर्वरता आती रहती है। हिमालय से ऊपर से मिट्टियाँ अपने साथ में उर्वरक को बहाते बहाते उन खेतों में लगा देती हैं।
बागरी बात करें तो मिट्टी नदी के बाहर प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है। इस मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है क्योंकि मिट्टी होती नहीं, वहां पर क्या होता है, पत्थर वगैरह, कंक्रीट वगैरह होती हैं। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी के बनने का एक सबसे बड़ा कारण रहा जब मानव भी नहीं थे तब ज्वालामुखी फूटी, ज्वालामुखी से जो लावा बहकर जो निकला था उसमें जो राख आई, उस राख से ही जो मिट्टी बनी जो पहाड़ियों की तलहटी पर, उसे बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी फुल चिकनी मिट्टी होती है, इसमें पानी की भंडारण की व्यवस्था सबसे अच्छी होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है कपास काली मिट्टी में। तो जहाँ जहाँ भूकंप वो ज्वालामुखी फटे होंगे वहाँ पर काली मिट्टी हो गई। हमारे यूपी में ज्वालामुखी है ही नहीं, पहाड़ी लगाए गई यूपी में है सोनभद्र साइड, लेकिन उस साइड काली मिट्टी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर काली मिट्टी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाएगी, तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्यों जलोढ़? क्योंकि हमारे यहाँ नदियाँ कहाँ से आई हैं, हिमालय से, अपने साथ में जो अवसाद लेके आई उससे हमारी मिट्टी का निर्माण हुआ है। हमारी मिट्टी कैसी कहलाई गई, दोमट, कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को कई नामों से जानते हैं, रेगुर मिट्टी बोल देते हैं इसे, कपास की मिट्टी बोल देते हैं, कपास अच्छी होती है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ बोल देते हैं क्योंकि काली होती है, और लावा मिट्टी भी इसे बोलते हैं क्योंकि ज्वालामुखी से बनी हुई है। इसका नाम ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है। इन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से होता है, इसलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। मैंने पहले कहा था चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, तो ये भी कैसी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, इसलिए इसमें क्षमता अधिक है पानी की सोखने की। तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उससे जो निकला बेसाल्ट लावा की चट्टान, ये टूट फूट कर क्या बन गई, तुम्हारी काली मिट्टी बन गई। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप यानी ये वाला दक्कन का पठार, दक्कन के पठार के ऊपरी भाग में जो विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर मिट्टी पाई जाती है तो महाराष्ट्र में, इसका ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। दक्कन के पठार के अलावा ये मालवा के पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, तो ये इसका पैराग्राफ। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और इसके दक्कन का पठार के साथ साथ और कहाँ पर भी है, मालवा के पठार में जो लाल यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद गुजरात के दक्षिणी में यहाँ पर कपास होती है। आज कपास में सबसे अग्रणी कौन है, कपास कौन है, गुजरात है। तो गुजरात के इस वाले हिस्से में क्या होगी, कपास होगी। ये कच्छ की खाड़ी, ये कौन सी है, खम्बात की खाड़ी, इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसमें ही काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉटन भी यहीं पैदा होता है गुजरात के कच्छ और खम्बात के बीच में। काली मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट बना लो, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, इसके कारण इस मिट्टी का नाम कैसा होता है, काला। काली मिट्टी कपास की खेती भी कहते हैं, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जल संग्रहण की अधिकता अच्छी होती है। इंपॉर्टेंट डालो तुम कि ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृतिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये सारा मैंने बता दिया। स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी भी इससे ही कहते हैं। एक बार फसल बोती 3 साल तक चलेगी, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। कपास को एक बार कर देते हैं तो 3 साल तक कपास उसमें क्या देती रहती है, फल देती रहती है, मतलब वो आते नहीं है उसमें फूल, वो देती रहती है। तो स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी, कपास की खेती, और बनी किससे थी, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, काली मिट्टी पड़ गया। ये था तुम्हारा। और उसके काली मिट्टी के बाद में हमने पढ़ाया, तीसरे नंबर पर बताया तुम्हारा लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के टूट फूट से हुआ है। कायांतरित सेलें वो भी ज्वालामुखी से ही बनी है। कायांतरित मतलब परतदार चट्टान भी बोल सकते हैं कायांतरित को, परतदार चट्टानें। तो अग्नि चट्टान, अवसाद चट्टान और कायांतरित चट्टान, तो पीली और लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। मान लो सबसे पहले मैग्मा निकला, मैग्मा बन गया अग्नि चट्टान टूट फूट हुई, उससे क्या बन गई, अवसाद बन गई, अवसाद से क्या बन गई, मिट्टी बन गई, लाल पीली मिट्टी बन गई। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के टूट फूट से हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार, दक्कन का पठार कहाँ है भाई, दक्कन के पठार पूर्व दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिण यानी पूर्व में पाया जाता है। छत्तीसगढ़, तुम्हारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तुम्हारा आंध्र प्रदेश तक, और तमिलनाडु का, और तुम्हारा झारखंड, और फिर रह गया तुम्हारा नागालैंड। इन क्षेत्रों में इसकी बहुलता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसका यह है इंपॉर्टेंट कि सबसे ज़्यादा पूछे तो तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिखता है, बिना सोच समझे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लाल पीली की बात कर रहा हूँ,
लाल पीली मिट्टी और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो कहाँ पर, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। अगर तुमको काली मिट्टी पूछी जाती है सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कपास होती है तो गुजरात में, अग्रणी गुजरात है। इस प्रकार आप याद रखोगे। तो इसमें जो तुम्हारी जो लाल पीली मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फसल कौन सी हो सकती हैं, तो इसमें इस मिट्टी में जल को सोखती है, मतलब जले हुए अवस्था में यह पीली दिखाई देती हैं। जब सूख जाए तो ये लाल, और जब इसमें पानी मिल जाए तो पीली दिखती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस यानी खाद तो समझ गए हो गया वो, तो ह्यूमस में मिलाया जाता है। प्राय बंजर भूमि के रूप में भी ये पाई जाती है। बंजर भूमि जानते हो आप, यहाँ पर कुछ ना हो वो क्या है, बंजर। जैसे किसी के सर पर बाल ना हो तो वो उसके सर कैसा है, उजड़ा चमन को ही बंजर कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी बजरिया युक्त, बलुई और छिद्रायुक्त होती है, इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। बाजरे की खेती के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, पानी सोखने की व्यवस्था है क्या, है, जल सोखती है ये, इसीलिए बाजरा हो सकता है इसमें। क्योंकि बाजरा डिपेंड किस पे रहता है, बारिश पे। और बारिश होगी तो ये मिट्टी क्या कर लेगी, उसमें इंतजाम कर लेगी उसे देने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो इसमें पानी लगाने की जरूरत है नहीं, और इसलिए बाजरे की खेती वहाँ होती है जहाँ बारिश पर डिपेंड रहते हैं लोग। बाजरे की खेती, ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। ये भी वेन इम्पोर्टेंट में डाल लो। आलू कौन सी मिट्टी में होते हैं, अपने बूढ़ में, अरे नहीं होते बूढ़ में, बूढ़ खेत जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आलू होते हैं ना ज़्यादा। पुलाई होती है मिट्टी में, थोड़ा बलू ऐसा होता है, तो जहाँ पुलाई होती है तो आलू तो वहीं होंगे जहाँ पुलाई होगी। पानी भी सोखती है अच्छे से, पर पानी जल्दी से उड़ जाता है। ज़्यादा समय तक तो काली मिट्टी, और कम समय तक पानी सोखने की तो क्षमता देखें, लेकिन कम समय तक, इसीलिए इसमें क्या हो पाते हैं, आलू। तो आलू और बाजरे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली, जैसे अपने यहाँ पर तुम भूड़ तो जानते नहीं होगे, जानते, अरे तो भूड़ मिट्टी में कैसी मिट्टी दिखती है तुम्हें, ये रंग दिख रहा है ऐसा ही है, क्यों तुमने नहीं देखी भूड़ मिट्टी, अर्जेंटीना से आए हो। तो लाल और पीली मिट्टी जो होती है, अब पियरा बोलते हैं ना, अरे गांव में जो लिपाई होती है ना, लिपाई पताई, जमीन पर जो लिपा जाता है ना गाय गोबर से, उसमें जो मिट्टी मिलाने का काम होता है वो कौन सी मिट्टी होती है, तो वही तो है पीली। पीली को ही तो पियरा बोलते हैं, पीली को क्या बोलते हैं, पियरा। और वो लाते कहाँ से, जहाँ पर आलू होते हैं। अब याद आ गया। तो आलू बाजरा के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, लाल और पीली। देखो गांव के लोग क्या है, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पकड़ते हैं गांव। हाँ वो लाल मिट्टी तो है, वो पानी की अधिकता होने का वो पीली हो जाती है। पानी की उसमें नमी हो तो वो पीली हो जाती है, पानी उससे निकाल दो लाल हो जाएगी। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो ये मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। मखरली मिट्टी किससे कहा जाता है, और रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। ऐसे याद रखना, अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा। इससे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिए, निछालन यानी लंच के कार्य इस मिट्टी का निर्माण होता है। और सबसे ज्यादा तो मेघालय में वर्षा होती है। अगर जो पूछी जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मानसराम में चेरापूंजी, तो वहाँ मेघालय में टिक लगा हुआ है। मेघालय में कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटेराइट। यहाँ से मानसून आते हैं तुम्हारे, तो यहाँ पर केरल और गोवा से लेके महाराष्ट्र के नीचे वाले हिस्से तक यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, लेटेराइट। पूर्वी मानसून कहाँ से निकलते हैं, इस साइड से, इस साइड से आना पूर्वी, तो सबसे यहाँ टकराएंगे तो यहाँ भी कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटेराइट। उसने क्या कहा था, निछालन के कारण वहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती, पानी वर्षा के कारण, तो वहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी, लेटेराइट। तुमने सड़कों पर कंक्रीट देखी है ना, कंक्रीट, पानी जैसे बारिश हो जाती है तो कच्ची सड़कों पर वो कंक्रीट सी हो जाती है, वो किसके कारण कंक्रीट बनती है, पानी की बूंदों के कारण। तो निछालने की वजह से क्या हो जाती है, कंक्रीट। तो कंक्रीट वाली यहाँ पर मिट्टी मिले वहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी, लेटेराइट मिट्टी। इसमें पानी की वजह से कंकड़ से मिल जाए, छोटे छोटे से बन जाए उस मिट्टी के, तो कौन सी मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। अब आएगा समझ में, प्रैक्टिकली समझ में आता है, तब समझ में आता है तुम्हारी। अब सुनो, लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो कमी किसकी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस और
चूना की, क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुलकर मिट्टी के निचली परतों में चला जाता है और जो ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, इसलिए ह्यूमस की इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच राज्यों में पाई जाती है, यानी कर्क से नीचे और मकर के ऊपर। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर मेघालय में पाई जाती है, क्योंकि इधर से जब बादल गए तो यहाँ बारिश कराई, ह्यूमस नीचे चला गया, कंक्रीट ऊपर रह गई, तो यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, लेटेराइट। इधर से जब बंगाल की खाड़ी से मानसून उठते हैं तो यहाँ पर बारिश करेंगे। अब अंतिम बारिश तो दोनों तरफ से यही हो रही है, मेघालय तो मेघालय पाई जाएगी। इस तरफ से जियोग्राफिकल आप स्टेटों को याद कर सकते हैं। लेटेराइट मतलब यहाँ वर्षा होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। ह्यूमस नीचे चला जाता है बारिश के कारण, इसीलिए वहाँ पर कंक्रीट हो जाते हैं और कंक्रीट को ही हम बोलते हैं लेटेराइट। इसमें किसकी कमी होती है, चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ठीक है, इसकी कमी के कारण अब ये राज्य भी याद रखना, कर्नाटक, गोवा, केरल, इधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इधर मेघालय। ठीक, लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी प्राय कम उर्वरकता वाली होती है। उर्वरकता कम का मतलब है कि वहाँ पर गेहूँ और ऐसी चीज़ तुरंत नहीं हो सकती, क्यों, कंक्रीट है ना, इसीलिए ह्यूमस कम है। लेकिन फिर भी उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है। ये काजू है बहन जी, काजू जो नीचे लगा है ना, ये काजू है। काजू बहुत जहरीला फल होता है, काजू है इतना जहरीला होता है, ये ऊपर वाला फल है ना, खाती मर जाओगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस से निकाला जाता है, तब तुम्हें मिलता है ये काजू। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद तुम्हें मिलता है, साफ सफाई होके तब मिलता है। फल के नीचे जो फूल होता है वो है काजू। जैसे एक वो तो आता रहता होगा, हर साल लगाएंगे तो क्या, जैसे जो ये पेड़ लगा दिया, ये आता रहता है, फिर फल आता रहता है, हर साल फसल नहीं होती काजू की। ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। इस वाली सबसे ज़्यादा काजू होते भी कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में होते हैं। कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, अब इसमें गेहूँ, बाजरा, मक्का तो नहीं कर सकते, तो जो हो सकता है उसे कर लो, और जो हो रहा है वो है काजू और इलायची। ठीक है, तो इलायची और काजू के लिए ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये है इलायची तुम्हारी, चाय, इलायची और काजू के लिए। गन्ने की खेती कैसे हो जाती है? गन्ने की खेती ललित तराई क्षेत्र में होती है, जहाँ भावर की बात होती है, जलोढ़ मिट्टी। कहाँ खेत गन्ने के, कहाँ है गन्ना, चाय, कॉफी, काजू, गन्ना। फिर भी उर्वरकों का प्रयोग करके, उसमें खाद, ह्यूमस वगैरह डाल के गन्ने उसमें उगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी फसलें तुम्हारे काजू, चाय और इलायची कर सकते हैं। किसमें, लेटेराइट में। जब बात करेंगे लवड़ी की, तो जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है। और लवणता बढ़ती कैसे है, मान लो चारों तरफ से पानी आया कहीं का बहकर और एक तालाब में आ गया, और तालाब में जब पानी बहकर आया तो अपने साथ क्या लेके आया है, नमक। और नमक हर जगह क्यों पाया जाता है भाई, नमक क्यों पाया जाता है, और तुम्हें नहीं मालूम तो चाट के देख लेना, हर जगह को दीवार चाटोगे नमक पाया जाएगा। चाहो तो भैंस को चाट के देख लेना, वो भी नमक ही है। अपना हाथ चाट के देखो, नमक है। तो ये सब धुलकर जो बहकर जाता है किसी तालाब में या नदी में, एक जगह पर, विशेष जगह पर इकट्ठा होता है, वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। तो जो ये मिट्टी है तुम्हारी लवड़ी मिट्टी, तो लवड़ी मिट्टी में अगर जो नमक की मात्रा बढ़ जाए तो वो कैसी मिट्टी हो गई, लवड़ी। अब लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अफवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। लवड़ी मिट्टी को रे बोलते हैं, रे जो कपड़े वपड़े धो सकते हो आप, ऊसर कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो लवड़ी मिट्टी के कितने नाम है, रे, ऊसर और आप बोलते हैं ना ऊसरा, तो वही ऊसर है जहाँ पर कुछ नहीं उपजता है, सिर्फ रे दिखता है, सफेद सफेद पीला पीला सा जो दिखता है ना, उसे होता है लवड़ता है, उसमें नमक ज़्यादा है। ठीक है, उसमें नमक, उसमें क्या आएगा, लवड़ता ज़्यादा, इसीलिए हमें उससे क्या है, बर्तन धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए पहले के हमारे लोग लेके आते थे, उससे अच्छा काम करते था वो। ठीक है, लवड़ता। लवड़ी मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जो हमें धुलाई काम में ले लेते हैं हम इसे। भारत में सबसे ज़्यादा लवड़ी मिट्टी गुजरात में पाई जाती है, थोड़ी सी हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है, इस जगह तुम्हारे पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर, और यहाँ पर पाई जाती है तुम्हारे पश्चिम बंगाल पर, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो गुजरात में।
काढ़ी है, यहाँ पर गुजरात में नमक निकलता है, यहाँ समुद्र आता है और समुद्र आता है तो यहाँ पर नमक जमाया जाता है खेतों में, और इसलिए नमक ज़्यादा जमाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जगह भी ज़्यादा, मिट्टी भी बढ़ता जाता है। यहाँ समुद्र है नहीं तो यहाँ पर रे है ऊसर, रे ऊसर, और यहाँ नमक, यहाँ की लवड़ मिट्टी क्या देती है हमें, ऊसर यानी रे देती है, रे या मिट्टी देती है ना नमकीन, और यहाँ की नमक देती है सीधा सीधा। समुद्र का पानी आया, उसमें उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया और नमक भेज दिया तुम्हारे यहाँ पर जमा कर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात में। शुष्क मृदा यानी ऐसे आपने देखी होगी शुष्क भूमि ऐसी दरार दी हुई, मतलब सूखी। अपने यहाँ पर भी है, जो चिकनी मिट्टी है ना, ज़्यादा नाइट्रोजन यूज करने से उसमें दरारें आ जाती हैं खेती में। जैसे कहा है कि खेती नहीं चाह रही, वो कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए, हम ठीक ठाक अपने चल रहे हैं, फिर भी किसानों को क्या चाहिए, बगल वाले काले हैं और मैं भी काले धान करूँगा। लाया DAP और यूरिया और मार दी, उसने मार दी तो उसमें कैसे दरार आ जाएंगी, शुष्क, ठीक है, दरार पड़ जाती हैं। और दरार पड़ती इसीलिए क्योंकि उस खेत में गर्मी ज़्यादा हो गई है। तभी तो मैंने जब एग्रीकल्चर पढ़ाया था तुम्हें तब बताया था कि अशिक्षितता था किसानों की, मैंने 5 कारण बताए थे, उसमें एक किसान को शिक्षित ना होना भी बताया था। ज़रूरत है फिर भी मार रहा है, नहीं है तो भी मार रहा है, क्योंकि चंदू मारेंगे तो हम ही मारेंगे, ठीक है। तो ये बात है। इस मृदा का रंग लाल होता है, ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में लवड़ी होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर सूखा है, और सूखा तो है तो शुष्क मृदा तो वैसे ही हो गई। जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर कैसा है, शुष्क है। तो शुष्क मृदा सबसे ज़्यादा, और लवड़ी सबसे ज़्यादा गुजरात, सिर्फ गुजरात सबसे ज़्यादा गुजरात। और मैं काली मिट्टी की कहूँ तो महाराष्ट्र, है ना। और रेंगुल मिट्टी की कहूँ तो महाराष्ट्र। ऐसे याद रखना, क्वेश्चन लगवाऊंगा। पर्वतीय मृदा वो मृदा होती है जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी के कंकड़ या पत्थर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पानी इसके नीचे से चलता है। ऊपर हल्की हल्की से जो मिट्टी होती है उसमें घास उपज जाती है, उसे बोलते हैं मर्म, गुलमर्म, सोनमर्म, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास इसके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती होती है, और झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। अब ये मत पूछना झूम खेती क्या होती है, मैं अच्छे से बताया था, ठीक है। चलो, नहीं है तो आप पीछे जा सकते हो, पीछे देख सकते हो कृषि में जाके झूम खेती है क्या। झूम खेती के बारे में मैंने स्लाइड लगा दी है, फिर भी अब चाहो तो। जब तक मान लो 2 तरह मिट्टी कर रहे हैं, अभी उर्वरता इसमें है तो इसमें अभी खेती कर रहे हैं, बढ़िया हो रही है। इस जगह पे क्या लगा देंगे हम, पेड़ लगा देंगे। अब यहाँ पर पेड़ जब बड़े हो जाएंगे, वो पेड़ की जो पत्तियाँ नीचे क्या बनाएगी, ह्यूमस बनाएगी, ह्यूमस में लाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, तब तो यहाँ पर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, फसल हटाएंगे, यहाँ के पेड़ काटेंगे, यहाँ पर फसल करना शुरू, और यहाँ पर पेड़ लगा देंगे। तब यहाँ तक मजबूत होगी ज़मीन, तब तक यहाँ पर करेंगे। 10-10 साल के आसपास ये अपनी ज़मीनें अदला बदली करते रहते हैं। पिटमय मृदा, और पिटमय के बाद में आएगी वन मृदा। और सेकंड लास्ट ये है, इसे दलदली मिट्टी या जैविक मिट्टी भी कहते हैं। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। काली मृदा नहीं कह सकते, लेकिन गाढ़े काले की मृदा बोल सकते हैं। किसको, पिटमय को। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। देखो, दलदली जमीन वो होती है जैसे कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से वहाँ पर क्या रहा हो, पानी भरा रहा हो, और पानी भरी हुई जगह को ही बोलेंगे दलदल, है ना। और उसी को बोलेंगे दलदली जमीन। और दलदली जमीन का दूसरा नाम क्या है, पिटमय, पिटमय मृदा। तो इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। जीवाश्म मतलब क्या होता है कि जैसे सड़े गले जीव का जो अंश है ना, वो सड़ा गल कर उसी में लगा हुआ है। तो जीवाश्म से ही क्या बनता है तुम्हारा, पेट्रोल डीजल भी बनता है ना। जो भी सड़ जाएगा वो नीचे जाएगा तो नीचे से सीधे निकाल लिया जाएगा, वो पेट्रोल डीजल बन के निकलेगा। तो दलदली ज़मीनों में ही बनता है तुम्हारा पेट्रोल डीजल। समुद्र के नीचे से निकलता है ना, तो ऊपर तो पानी है तो दलदला तो होगा ही नीचे। ऐसे जो दलदली ज़मीन है वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है लिबी लिबी दही की तरह चलती है, तो वो क्या है, पिटमय मृदा, ठीक है।
पिटमय मृदा। तो ये पिटमय मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है तुम्हारी केरल में भी पाई जाती है, उत्तराखंड में भी और बंगाल में भी पाई जाती है। देश में मिट्टी के विस्तार के क्रम में तो सबसे ज़्यादा है तुम्हारी जलोढ़, फिर है लाल पीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट। ये 15 लाख के करीब जलोढ़ है, 6.5 के करीब लाल वर्ग किलोमीटर में, लाख वर्ग किलोमीटर में, 5 लाख काली और करीब 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर लेटराइट। भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थित रहती है, इसीलिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है तो काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कई प्रकार की फसलें कर सकते हो, लेकिन काली मिट्टी में कुछ ऐसी फसलें जो कहीं और नहीं हो सकती, वो काली मिट्टी में ही हो सकती हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी, ये डायग्राम बने हुए हैं, लाल मिट्टी वाला लाल जैसा है जलोढ़ वाला, ये एरिया जो पिंक कलर का दिख रहा है वो जलोढ़ का है, ये क्षेत्र हैं उनके। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी की बात करेंगे, इसे बोलते हैं एसिडिक और अल्कलाइन। इन्हें नापने के लिए हम एक पैराग्राफ यूज करते हैं, पीएच मान 7 नगण्य है, 0 है, 7 से नीचे एसिड और ऊपर अल्काइन बढ़ जाएगा, यानी बेस बढ़ जाएगा। तो इससे कई प्रकार हैं नापने के। नीचे मिट्टी जांचने से हमें क्या मिलता है, या फिर डिजिटल टाइप से हम उसकी उर्वरकता या उसकी एसिड है या अल्काइन है वो माप सकते हैं। एक होता है तुम्हारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में जो बीच वाला 7 है, 7 में क्या है, वो कैसा है, स्वादहीन है, नहीं तो खट्टा ही नहीं तो कड़वा है, कैसा भी नहीं है, वो नॉर्मल है, 0 है। तो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि में कितना लगभग होना चाहिए पीएच मान, 6 से 7 होना चाहिए। थोड़ा कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। मुख्यतः अम्लीय मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अगर उसमें अम्लता ज़्यादा है तो क्या मिला दो उसमें, चूना। और जो उसमें क्षारापन ज़्यादा है तो उसमें क्या मिला दो, जिप्सम। अब मान लो यहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन जोत कर मर जाए किसान, वो ज़मीन जोता ही नहीं लेती, इतनी मजबूत और टाइट है ना, उसमें क्षारी ज़्यादा है। तो क्षारी को ख़त्म करने के लिए क्या मिला देंगे, उसमें जिप्सम डाल दो। और जिप्सम डाल दोगे वो कैसी हो जाएगी, मिट्टी नरम पड़ जाएगी, फिर फसल हो सकती है। और जो नरम है वहाँ पर क्या मिला दोगे, चूना। तो जिप्सम कहाँ डालेंगे, यहाँ क्षारी हो, और जहाँ अम्लीय हो वहाँ पर चूना। अम्लीयता को घटाने के लिए चूना और क्षारीयता को घटाने के लिए जिप्सम। दोनों याद रखना, 7 से ऊपर है तो क्या मिलाएंगे, जिप्सम, और 6 से नीचे है तो चूना। 6 से और 7 के बीच में परफेक्ट है। मिट्टी में अम्लता कम करने के लिए चूना और उसमें क्षारीयता बढ़ाने के लिए जिप्सम। सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, यूपी में, इसीलिए जिप्सम की हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है यूपी वालों को। अम्लीय चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है जब पानी का निकास अच्छा हो। इस पर पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है। तो चाय की जो खेतियाँ होती हैं ज़्यादातर कहाँ होती हैं, पर्वतों पर, और पर्वतों पर सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है कौन सी, अम्लीय मिट्टी। मृदा अपरदन की बात करेंगे तो हमारा वन मिट्टी हो गई, पिटमय मिट्टी हो गई, और वन मिट्टी एक ही थी दोनों। ठीक है, बात करें मृदा का अपरदन कैसे कैसे होता है, तो मृदा की प्रमुख समस्याओं में से एक है मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना। मिट्टी का कटना, मिट्टी के कटने को रोक सकते हैं हम किससे, वनों को लगाकर, घास वास जमा कर वहाँ पर। कभी देखें ना हाईवे रोड बनते तो और मिट्टी होती है, मिट्टी के साइड में घास उपजाई जाती है, घास लगाई जाती है, ताकि बारिश का पानी, जो ऊंचे ऊंचे रोड बनते हैं तो पानी उसे काट न दे, उस मिट्टी को काट न दे। अभी जो कॉरिडोर बना है DFC कॉरिडोर रेलवे का, डबल मंजिल की जो ट्रेन चलेगी, अपने भारत में बना है, यूपी से होकर निकला है। तो उसमें क्या, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर जैसे नीचे कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर रखे जाएगा, तो वो उसमें ऊंचाई पर ले गए वो अपनी ट्रेन को, मतलब पटरी को, जो कि क्या है ट्रैफिक इधर से उधर कोई निकले आए जाए नहीं। तो ऊंचाई के चक्कर में वहाँ पर जो मिट्टी है ना, मिट्टी को रोकने के लिए उन्होंने क्या लगाया है, काटने के लिए, मिट्टी न कटे बारिश से, घास। अब घास लग गई, बूंद गिरेगी तो आराम से ढक के पानी आएगा, और जो घास ना हो तो बूंद जाएगी, मिट्टी काटेगी और अपने साथ में नीचे ले आएगी। तो उसे बोलते हैं अपरदन। मिट्टी के कटाव को ही क्या बोलते हैं, अपरदन। तो मृदा अपरदन दुष्प्रभाव या बचाव क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे ये जो नालियाँ दिख रही हैं ना, ये कटी हुई, ये किससे कटी हुई हैं, पानी से, बारिश से हुई है ना, इसी कटाव को हम पढ़ रहे हैं मृदा अपरदन। तो प्रमुख समस्याओं से ये भी समस्या है कि हमारे खेत में पानी भर गया, हमने बड़ा अच्छे से उसमें ह्यूमस वगैरह सब मिलाया था, और लेकिन मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ से निकल कर किसी और के खेत में
निकल गया, फिर नदी नालों के हिसाब से समुद्र में चला गया ह्यूमस। तो ये भी एक समस्या है अपर्दन। मृदा क्षेत्र में वनस्पतियाँ नहीं होने के कारण प्राकृतिक कारणों के चलते जब मृदा खंडित और टूट टूट कर बह जाती है तो उसे मृदा अपर्दन कहते हैं। वनस्पति यानी घास या कोई पेड़ नहीं है तो फिर सीधी बूंद आएंगे अपने साथ मिट्टी ले जाएंगे। कभी देखा है ना, जब वर्षा के दिन चले होते हैं तो नदियों में या नहरों में पानी आता है तो मिट्टी का पानी आता है, वो सब क्या है, मृदा अपर्दन तो वही है। अब जैसे हिमालय से जो नदी आती है वो अपने साथ क्या लेके आती है, बालू। अब जो डेल्टा बनाती हैं, जो एक्सुरी वाली नदियाँ नर्मदा ताप्ती वगैरह इधर, तो वो क्या ले जाती हैं, साफ पानी, क्योंकि वहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं, पत्थर है ना। ऐसे ही मृदा अपर्दन का कारण है तीव्र मूसलाधार बारिश, तीव्र मूसलाधार बारिश, वनों की कटाई तो मिट्टी कटेगी, या झूम कृषि, झूम कृषि का मतलब वन काटने पड़ते हैं, या फिर तीव्र वायु का चलना, तेजी से हवा का चलना, वो भी मिट्टी काट लेता है, या अवैज्ञानिक कृषि ने अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करना, या खुदाई, सड़क निर्माण या बांध निर्माण, इतने कारण क्या हो सकते हैं, मृदा अपर्दन के कारण हो सकते हैं। ये सब मृदा अपर्दन तो है। मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या है, अपर्दन है ना, मृदा अपर्दन। तो इसमें कई कारण है, रेल, स्पेलिस, सीड्स और गिले, ये सब क्या है, मृदा अपर्दन के कारण है। मृदा अपर्दन में अस्फाल कहते हैं ना, जैसे अस्फाल, अस्फाल का मतलब होता है जब वर्षा की बूंद जब सीधे मिट्टी पर गिरती है और मिट्टी को वहां से उठाती है वो अपने साथ में भाव में ले जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अस्फाल अपर्दन से इंग्लिश में बोलते हैं स्पेलिस एरिएशन। परत अपर्दन की बात करेंगे तो परत अपर्दन ऐसे होता है, मृदा की ऊपरी परत के अपर्दन को परत अपर्दन कहते हैं। ये अपर्दन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के कारण इस खेत की मिट्टी, मान लो 1-1.5 अंगुर की मिट्टी वहां से निकलकर दूसरी जगह निकल जाए, उसे क्या कहेंगे, परत। मतलब तुम्हारे खेत की पूरी परत निकल गई, उपजाऊ जो परत थी वो निकल गई, उसे कहेंगे आप परत अपर्दन। ये है तुम्हारा अस्फाल, जो ऐसे दिख रहा है ना, ये अस्फाल, और ये है परत अपर्दन, बारिश के साथ पूरी की पूरी तुम्हारी परत उतर के निकल गई, उसे कहेंगे परत अपर्दन। दोनों कैसे हुए, बारिश के कारण। अस्फाल हुआ वो भी कैसे, बारिश के कारण, और तेज वर्षा हुई वो कैसे हुआ, बारिश के कारण। हल्की वर्षा से अस्फाल और तेज मूसलाधार वर्षा हुई उससे परत अपर्दन। ठीक। रेल अपर्दन कैसा होता है, तो मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का हटना और कठोर मृदा में नालियों का बनना रेल अपर्दन कहलाता है, यानी रेल बन जाए। क्या बन जाए, रेल। मान लो कमजोर जगह थी वहां पर तो क्या कट गई, जमीन जो मजबूत थी वहां पर नहीं, तो कमजोर जगह पर नालियां बन जाना लंबी लंबी दूर दूर तक, वो कैसा अपर्दन है, रेल अपर्दन। कैसा अपर्दन है ये, रेल अपर्दन। अवनाल का अपर्दन की बात करें तो जब सतह जल की मात्रा बढ़ती है तो ढलानों पर जल का वेग भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण धाराएं चौड़ी होकर अवनालिकाओं में बदल जाती हैं और आगे जाकर अवनालिका बड़े बड़े खड्डों में परिवर्तित हो जाती है, जो 50 से 100 फीट तक गहरे हो जाते हैं। आप देख सकते हो चंबल नदी में, जिसे बीहड़ बोलते हैं, जैसे बीहड़ बोलते हैं ना। अब जैसे ये है, ये 50 फुट तक गहरा हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये ऊंचाई देख रहे हो, ऊपर ये आदमी खड़े हैं और नीचे खाई देख रहे हो, तो नदी अपने साथ में इतनी तेजी से मिट्टी काट के ले गई बड़ी गहराई से, तो उसे क्या कहेंगे, अवनालिका अपर्दन। नालियां बड़ी हो गई। इसी में डाकू लुटेरे जो चंबल में रहते थे बीहड़ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बीहड़। सबसे ज्यादा बीहड़ बनाती है तुम्हारी चंबल नदी। तो चंबल नदी बीहड़ बनाने का कारण यही था। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में से चंबल और अन्य नदियों के अवनालिका अपर्दन के कारण भूमि बंजर हो गई है। आप देख सकते हो, देखो गहराइयां, इसमें ही यही चंबल के फोटो हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या बने हैं, अवनालिका। तो अपने अपर्दन कितने समझे, हवा से कटना, बारिश से कटना, नदियों से कटना, मिट्टी का कटना ही क्या कहलाता है, अपर्दन। इसका सबसे अच्छा कारण है या तो वन लगाओ या घास लगाओ, वनस्पति उगाओ, तो मृदा अपर्दन बच जाएगा। ये समस्याएं थी आपकी अस्फाल, परत, रेल और अवनालिका। अस्फाल, परत, रेल और अवनालिका। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। क्वेश्चन लगाने अब देखो मृदा संरक्षण कैसे हो सकता है, मृदा को जो अपर्दन हो रहा है उसको बचा कैसे सकते हैं, पौधे लगाकर। पहला इसमें वृक्षारोपण करके, दूसरा है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण कराया जाए, बांध लगाए जाए। तीसरा है पशुचारण के लिए नियंत्रित क्षेत्र, यहाँ पर घास हो या फिर फसलों की अदला बदली करें, उन्हें उगाने का सिस्टम, कभी सरसों
कभी ज्वार, कभी सब्जियां, ऐसा करके कर सकते हैं। या झूम कृषि को नियंत्रित करके, झूम कृषि में क्या वो नियंत्रण मतलब पेड़ों का कटने से बचाना, तो हम मृदा अपरदन रोक सकते हैं। ये सब कारण थे। वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण यानी डैम, पशुचारण, फसलों की अदला बदली और झूम खेती के लिए बचाव, दोनों उपाय सीख लिए। मृदा अपरदन कैसे हुआ और मृदा अपरदन कैसे हम रोक सकते हैं। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती हैं। जैसे चना कर दो खेत में तो नाइट्रोजन बढ़ जाएगी अपने आप। मूंग, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली, मटर और उड़द, ये फसलें याद कर लो एक बार। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन, चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द में से एक दिया जाएगा, टिक मार दो। ठीक है। इन फसल में मिट्टी में उर्वरता क्षमता बनी रहती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इनके पत्तियां जो गिरती रहती हैं वो क्या बनाती है, नीचे जड़ में क्या बनाती हैं, नाइट्रोजन। इनकी जड़ें नाइट्रोजन लेती हैं, इनकी जड़ें क्या लेती हैं, नाइट्रोजन। अभी तो क्या है कि नाइट्रोजन वैसे पत्तियां लेती हैं सबकी फसल की, लेकिन सबसे ज़्यादा इस जो चने, उड़द, जो मटर है ना, इनकी जड़ें क्या लेती हैं, नाइट्रोजन। तो जमीन में नाइट्रोजन बढ़ानी है तो कौन सी फसल करनी है हमें, मटर, चना, उड़द, है ना, मूंग, अरहर, ये सब क्या करती हैं, नीचे जमीन में नाइट्रोजन बढ़ा देती हैं। तो तुम्हें यूरिया नहीं लगानी, मिट्टी में यूरिया नहीं लगानी। प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण में सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो ये जो हमने देखा ना, ये जमीन में जो नाइट्रोजन पहुंच रही है, वैसे आम में क्या होता है, जो तुम्हारा फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम ऊपर से नीचे आना, वो पत्तियों से शुरू हो जाता है। लेकिन इन फसलों में क्या जड़ों से शुरू हो रहा है फ्लोएम, जाइलम भी नीचे से ऊपर जा रहा है और फ्लोएम के लिए भी नाइट्रोजन भी ये जड़ों में ले रही हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन इनकी मिट्टी में ये फसलें बढ़ा देती हैं। चना, मटर और उड़द, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। अब लगाएंगे हम अपने क्वेश्चन इसी के। तो क्वेश्चन लगाने के कितने तैयार हैं, ब्यूरो हाथ उठाओ। वो तो उठाया नहीं, लगाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आ सकते हैं, और क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, वही क्वेश्चन है। तो इससे क्या हो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो उसका तरीका आपको मालूम पड़ जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो वो है जलोढ़। सबसे ज़्यादा भी है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो आपके महाराष्ट्र में। काली मिट्टी बोल सकते हो, रेगुर मिट्टी बोल सकते हो, कपास मिट्टी बोल सकते हो। तो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो लो ऑक्साइड के कारण। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो वह तुम्हारा मटर। मैंने कहा था मटर, उड़द, मसूर, ये जो आ जाए उनमें से एक आ जाए कोई, तो वही होगा। तो एक दे दिया, बाद बाकी उसने आलू, सूरजमुखी, गेहूँ दे दिए, अलग छिक गया अपना। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उड़द। क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा बस। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा, चीका जानते हो, चिकनी मिट्टी, लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहा दिया जाता है, दोमट। 20% बचता है गाद, 40% क्या था, बालू और चीका यानी मृतिका। इनमें से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, तो काली मिट्टी। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तुम्हारा जस्ता। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। लवड़ी जो नमक बनाते हैं ना, नमकीन। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, क्षारीय क्षेत्र, जहाँ पर जिप्सम की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, तो 60%। इसको रोकने के लिए मैंने कार्ड भी बता दिए, वन रोपण और तुम्हारी घास, चारागाह, बांधों का बनना, 6 कार्ड बताए थे ऐसे। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, जलोढ़।
इनमें से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल। इनमें से किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है तुम्हारी काली मिट्टी। भारत की इनमें से कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? तुम्हारी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट है। देश की इनमें से किसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी या रेगुर भी दे सकता है, या कपास की मिट्टी भी कह सकता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अनेक किस नाम से जाना जाता है? तो ये बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तुम्हारी बांगर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो वो तुम्हारी काली मिट्टी। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सब मिलते हैं, बालू, मृतिका और गाद। 40% और 20%। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कैल्शियम की। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। इनमें से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है, मतलब सबसे महीन? चिकनी मिट्टी या चीखा बोल सकते हैं, या फिर मृतिका मिट्टी। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। लावा जो बहकर आता है, जो जम जाता है, उसे काली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ज्वालामुखी से क्या बना था? काली मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी। और किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वह लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी में खारापन और क्षारीपन को समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। निछाल और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो मखरला मिट्टी। मखरला मिट्टी का दूसरा नाम क्या था? लेटेराइट या लवड़ी? इनमें से अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चम्बल के खंड बनते हैं? अभी बताया था। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, जो अपरदन को रोकने के लिए, ठीक है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो लाइम यानी चूने का। और ये किसके लिए था तुम्हारा? तेजाबी मिट्टी के लिए। और क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम। इनमें से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर होती है और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपाती है? वो तुम्हारी लेटेराइट मिट्टी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अरे कथन नहीं है, कथन दिया नहीं ना इसमें। चलो, लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही बात है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, इसमें कथन रहेगा। चलो, इसका यही होगा बी वाला। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, कथन होना चाहिए आपका लेटेराइट, ठीक है। रेगुर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास। स्टडी ऑफ सोइल कहलाता है तुम्हारी पेडोलॉजी, मतलब मृदा विज्ञान किसमें कहा जाता है? पेडोलॉजी। इनमें से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्ली। लावा मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा माला पठार। इनमें से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है? काली मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 24%, और उनमें भी सबसे ज्यादा यूपी। इनमें से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो वो है कछारी मिट्टी। सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना आवश्यक होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो आप वनरोपण से। आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़। इनमें से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल की घाटी। लेटेराइट मिट्टी मिलती है मालाबार तट पर। यह क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। मृदा